तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो जय हिंद गाइस, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, जॉली LLB, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। उस केस को मैंने कवर किया था। ये केस है दिल्ली में एक एक्सीडेंट का केस था, जिसमें एक रईसज़ादा बेहद तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाता है और रात को फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कुचल देता है। ये केस इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि जिसने एक्सीडेंट किया था वो एक ताकतवर शख्स था, और बाद में किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच की। उस कार को कभी ट्रक बना दिया गया, कभी बस, कभी ड्राइवर कोई और, बहुत सारी चीजें हुई उसमें। लेकिन मीडिया का दबाव और बाकी चीजें हुई कि केस फिर से खुला, फिर जांच हुई और फिर उसमें इंसाफ हुआ। ये नंदा परिवार की कहानी थी। ऐसे ही एक केस हिंदुस्तान के बाहर थाईलैंड में हुआ। एक अरब खरबपति रईसजादे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। मतलब हमारे हिंदुस्तान में ही खेल नहीं होता, बाकी देशों में भी होता है, और अमीर और गरीब के लिए अलग कानून होते हैं, जस्टिस सिस्टम अलग होता है। कई मामलों में हम लोगों ने देखा है। ये केस है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, आपने पी भी होगी। एक एनर्जी ड्रिंक है रेड बुल। रेड बुल के मालिक की कहानी है। रेड बुल की जो कंपनी है, उसका जो डेटा है, मतलब करीब करीब टोटल अगर हम मिलाएं इस कंपनी में तो कई लाख करोड़ रुपए इस फैमिली के पास है। थाईलैंड के कहते हैं कि सबसे अमीर घराने के लोग हैं ये जो रेड बुल के मालिक हैं। और ये जो मालिक हैं इनका नाम है चलेयाऊ युविथिया फैमिली। तो चलेवायु फैमिली रेड बुल ड्रिंक बनाती है। 1987 में एक ऑस्ट्रियन कंपनी थी, उसके साथ पार्टनरशिप के साथ मिलकर बनाई, लेकिन 49% शेयर जो था वो चलेयाऊ फैमिली के पास था। एक बड़ा बिजनेस घराना, इनके करीब वहाँ पे जो थाईलैंड की ही बात करें तो कई अस्पताल हैं, रियल एस्टेट हैं, फरारी की डीलरशिप है इनके पास, कई स्पोर्ट्स टीमें हैं इनके पास। तो इसका जो गठन किया वो चलेयाऊ युविथिया ने किया था। लेकिन 2012 में युविथिया की मौत हो गई और उनके कुल 11 बच्चे थे। बाद में उन बच्चों ने इस कंपनी को संभाला और फिर इसके बाद इस कंपनी को और आगे ले गए। अभी कहते हैं कि थाईलैंड के दूसरे जो सबसे अमीर शख्स है पूरे थाईलैंड का, वो रेड बुल के मालिक हैं। कहानी यहां से शुरू होती है। 3 सितंबर 2012 को थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक है, सुबह करीब 5 बजे, कई चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। जो दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था वो लेट नाइट हुआ था बहुत। तो 3 सितंबर 2012 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सुबह 5 बजे एक फरारी स्पोर्ट्स कार बेहद तेज़ रफ्तार से सड़क पर भाग रही है, और जो शख्स उस कार को चला रहा है वो बुरी तरह से नशे में है। ऐसा लगता है उसने पूरी रात पार्टी की है, पूरी रात पी है। और अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक मोटरसाइकिल आती है। उस मोटरसाइकिल को वो उड़ा देता है। मोटरसाइकिल हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। उस पर जो बैठा हुआ मोटर बाइक सवार था वो भी हवा में उछलकर सड़क पे गिरता है। फिर ये गाड़ी उसको रौंदते हुए अपने पहियों तले आगे गुजर जाती है और मौके से भाग जाती है। जो बाइक सवार था वो सार्जेंट विशेन था, थाईलैंड पुलिस का एक अफसर, जिसकी ड्यूटी थी, गश्त पे था, और एक पुलिस वाले को रेड बुल के मालिक ने उड़ा दिया। काले रंग की ये फरारी थी। सड़क पे ही लाश पड़ी रही। फरारी का मालिक अपनी गाड़ी को लेकर भाग गया। थोड़ी देर के बाद यह खबर पुलिस को पता चली। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। उसने सार्जेंट की लाश उठाई, हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद उन्होंने देखा बाइक की हालत अजीब सी हो चुकी थी, कचूमर निकल चुका था। सड़क पे तेल की एक लकीर सी बनी हुई है।
और वो लकीर दूर तक जा रही है। तो पुलिस को लगा कि हो ना हो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी से ही ये तेल रिस रहा है और यही अपनी एक निशान छोड़ते हुए जा रही है। तो पुलिस ने कहा कि इस निशान के जरिए हो सकता है हम उस घर तक पहुंच सकते हैं। सेम BMW केस जो दिल्ली में हुआ था उसमें भी पेट्रोल की ऐसी लकीर बनी थी। तो उस लकीर का पीछा करते करते पुलिस बैंकॉक के एक आलीशान घर के बाहर जाकर रुक जाती है, क्योंकि वो लकीर उस घर के बाहर आकर खत्म हो गई, मिट गई। जब पुलिस उस घर के बाहर पहुंचती है तो पहली बार पुलिस को पता चलता कि वो कहां आ गई। ये घर थाईलैंड के दूसरे सबसे अमीर शख्स का था। इसी घर में रहता था चलेयाओ युविथिया का पूरा परिवार, जिनकी मौत 2012 में हुई, लेकिन 11 बच्चे थे। पुलिस घर तक तो पहुंच गई, लेकिन जाकर पता चला कि ये घर किसका है तो वो भी सोच में पड़ गई। पर फिर ये था कि एक तरफ पुलिस अफसर की मौत हुई है। तो पुलिस ने इसके बाद फैसला किया, अपने सीनियर अफसरों को खबर दी। सीनियर अफसरों ने घर के सर्च वारंट की इजाज़त दी, घर में घुसने की उन्हें इजाज़त मिली सरकारी। उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हुई पुलिस की टीम। जब वो गैराज में पहुंची तो देखी कि एक काली रंग की फरारी है जो आगे से बुरी तरह से कुचली हुई है। देख के ही लग रहा है कि एक्सीडेंट किया है। एयर बैग खुला हुआ है और तेल तब भी रिस रहा था। तो ये तय हो गया कि ये वही गाड़ी है जिससे एक पुलिस वाले को उड़ाया गया। अब इसके बाद पुलिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मंगाती है तो पता चला कि ये गाड़ी चलेयाई युविथिया का पोता वेरा यूथ चला रहा था। वेरा यूथ, लेकिन वेरा यूथ के नाम से इसे लोग कम पुकारते थे। इसका निक नेम था बॉस। इसके दोस्त, इसके घर वाले, इसके जानकार जितने भी लोग थे वो वेरा यूथ को वेरा यूथ नहीं बल्कि बॉस बुलाते थे। चलेयाओ युविथिया का पोता था और बॉस का जो बाप था उसके हिस्से में बाप के मरने के बाद सबसे ज़्यादा रकम आई थी, सबसे ज़्यादा शेयर आया था रेड बुल का, और उसी का बेटा ये वेरायूथ बॉस। वेरायूथ यानी बॉस के पिता का नाम था चालेराम युविथिया, जो कि इस पूरी फैमिली में सबसे अमीर, उसके बाप की जायदाद का सबसे ज़्यादा हिस्सा 11 बच्चों में उसी के पास आई थी। कहते हैं कि 1,50,000 करोड़ रुपए, 1,50,000 करोड़ रुपए का मालिक था बॉस और उसका बाप। और ये ब्लैक फरारी इसी बॉस की थी। अब पुलिस ने युविथिया परिवार से पूछताछ शुरू की कि कल रात कौन कहां था, क्योंकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से तो पता चल गया कि ये बॉस के नाम पर है, लेकिन गाड़ी चला कौन रहा था। तो परिवार ने अचानक एक शख्स को सामने लाकर खड़ा कर दिया, जो सेम BMW केस में भी हुआ था। एक अनजान आदमी, एक आम आदमी, और उसने आके पुलिस के सामने कहा कि कल रात मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी गाड़ी से एक टक्कर हुई, मैं डर गया, मैं घबरा गया, इसलिए मैं घर आ गया, मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पुलिस को शक होता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम दोबारा पहुंचती है और बॉस को उठाती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। बॉस अब भी नशे में था। 5 बजे का यह हादसा था और सुबह करीब 6 से 7 के बीच में पुलिस घर तक पहुंच चुकी थी। नशा उतरा नहीं था। पुलिस स्टेशन जाने के बाद शायद बॉस के वो नशा का ही असर था कि थोड़ी देर के बाद बॉस खुद कबूल कर लेता है कि कल रात फरारी मैं चला रहा था और ये एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है। पुलिस उसका स्टेटमेंट दर्ज करती है। हिट एंड रन का केस का मामला होता है, लेकिन स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद थाईलैंड का सबसे दूसरा अमीर आदमी, उसे जमानत पर उसी दिन रिहा कर दिया जाता है। और जो दूसरा शख्स आया था सामने खड़ा होकर कि मैं गाड़ी चला रहा था, उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाता है और उसे भी रिहा कर दिया जाता है। ये जुर्माना बॉस का परिवार ही जो है वो भरता है। अब पुलिस की जांच शुरू होती है। जांच में अल्कोहल निकल आता है। फॉरेंसिक टीम को कहा जाता है कि आप गाड़ी और उसकी स्पीड की जांच कीजिए। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आती है। बॉस उस रात गाड़ी 177 किलोमीटर की स्पीड में चला रहा था, 177 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि थाईलैंड में, खासतौर पर बैंकॉक में, गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 है, 80। आप पूरे थाईलैंड में 80 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से गाड़ी नहीं चला सकते, और यहाँ ये उससे दोगुनी स्पीड से भी ज़्यादा, मतलब 177 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था।
और इसी रफ्तार से उसने उस पुलिस अफसर को उड़ाया था। तो केस दर्ज हुआ, लेकिन जमानत मिल गई। इसके बाद अब मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट से समन आता है बॉस के लिए, लेकिन बॉस कोर्ट में पेश ही नहीं होता। कभी कहता है वो बिजनेस टूर पे बाहर है, कभी बीमार है, कभी कोई और बहाना, कभी कोई और बहाना। वो बहाने पे बहाना बनाता है, लेकिन कोर्ट में एक बार भी हाजिर नहीं होता है। और उधर दूसरी तरफ कोर्ट भी पूरे सब्र के साथ उसको छूट देती रहती है। यहीं से लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि क्या अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग है। एक शख्स जिसने एक पुलिस अफसर को उड़ाया, 177 किलोमीटर स्पीड की गाड़ी चलाई, फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गई, और बार बार अदालत उसे बुला रही है, गिड़गिड़ा रही है एक तरह से, आ जाओ केस की शुरुआत करते हैं, सुनवाई करते हैं। पर हर बार वो अदालत को मुंह दिखा देता और कहता कि मैं नहीं आ रहा हूँ। बहाने अलग अलग, उसके वकीलों की पूरी फोर्स थी, वो नए नए बहाने डालती और अदालत उस बहाने को मान लेती। इस दौरान केस चलता रहा। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। दिल्ली के BMW केस में BMW ट्रक बन चुका था। यहां अचानक अब फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई थी कि 177 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलाई थी और इसी स्पीड में एक्सीडेंट हुआ, एक नई रिपोर्ट आ जाती है पुलिस की। और पुलिस की फाइल में वही पुलिस जिसने पहले 177 दिया, वही पुलिस अब एक दूसरी रिपोर्ट देती है कि नहीं, वो 177 गलत अंदाजा था। असल में बॉस जो है वो 79 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, मतलब तय स्पीड से एक कम ही था। तो कहाँ 177 की स्पीड और कहाँ सीधे 79 आ गई। और उसी थाईलैंड पुलिस ने, जिसने पहले 177 लिखा था और उसके बाद अब वो 79 की स्पीड में आ गई। ये बात जब मीडिया में आई तो बड़ा हंगामा और शोर हुआ, वैसे ही जैसे BMW केस में हुआ था कि ये क्या है, एक अमीर शख्स है तो उसके लिए इतनी सारी चीज़ें। पुलिस भी बिक गई, 177 सीधे 89 पे आ गई। कोर्ट बुला रहा है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। ये हो क्या रहा है, इसको लेके काफी जब शोर मचा तो अदालत को भी लगा कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं। 2017 में तब अदालत ने पहली बार बॉस के ना पेश होने पर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, दबाव में और मजबूरी में। ये कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, इसको पेश किया जाए। अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है, लेकिन इस अरेस्ट वारंट की खबर बॉस को पहले मिल जाती है। वो थाईलैंड छोड़ देता है और थाईलैंड से भाग जाता है। इसके बाद थाईलैंड की सरकार इंटरपोल से संपर्क करती है, उसके जुर्म के बारे में जानकारी देती है और कहते हैं कि वो जहां भी हो आप हमें पकड़ने में मदद करें ताकि हम उसको देश की अदालत के सामने पेश कर सके एक हिट एंड रन केस में। लेकिन बॉस हाथ नहीं आता। दिन बीतता जाता है, कोर्ट की कार्रवाई रुकी पड़ी है, बॉस है नहीं। तभी 2019 का साल आता है, 2019। बॉस अब भी लापता है, बाहर है, ढूंढ रही है पुलिस, कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 2019 में केस में एक नया ट्विस्ट आता है। दो शख्स अचानक एक दिन पुलिस के सामने पहुंचता है और कहता है दोनों कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था उस रात 13 सितंबर को, जिसमें बॉस का नाम आया था, तो मैं वहीं पे था। मैं एक ट्रक से गुजर रहा था, मैं एक ट्रक में था, तो मैंने देखा कि वो काले रंग की फरारी मेरे सामने ही थी कि 50-60 किलोमीटर की स्पीड में वो गाड़ी जा रही थी, फरारी। अब था पहले 177, फिर आया 79। अब ये दो चश्मदीद पुलिस स्टेशन में पहुंच के कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो चश्मदीद हैं इस एक्सीडेंट के, कि एक ब्लैक कलर की फरारी 50 या 60 मुश्किल से स्पीड होगी, वो जा रही थी। तभी एक बाइक बड़ी तेजी से आई और उसने गलत टर्न लिया और आके उसने सीधे अपनी बाइक को फरारी से भिड़ा दिया और यह हादसा हो गया। अब यहां पे यह हुआ कि यानी मरने वाला खुद मौत चाहता था और इसीलिए उसने जाके अपनी गाड़ी ठोक दी एक फरारी के सामने, अपनी बाइक को। अब जब ये गवाही आई तो केस फिर से बदल गया। लगा कि यार इसमें तो बॉस का कोई रोल ही नहीं है। फिर खबर छपी, पता चला कि ये क्या हो रहा है, केस को भटकाने के लिए, एक को बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी, फिर से दबाव पड़ ही रहा था। अब केस लग रहा था कि बॉस बच जाएगा कि तभी 23 जुलाई 2020 को एक और ट्विस्ट आता है। 19 के बाद 2020 में थाईलैंड के अटॉर्नी जनरल बॉस के खिलाफ लगाए गए हिट एंड रन केस को वापस लेने का ऐलान कर देते हैं।
कहते हैं चूंकि वो 2 चश्मदीद था, स्पीड भी कम थी, 79 हो गई, इनका तो है कि 50-60 है। इन दोनों ने कहा कि फरारी के आगे खुद बाइक वाले ने आके अपनी गाड़ी झोंक दी। तो इन चीज़ों को देखते हुए वेरा यूथ यानी कि बॉस के खिलाफ जो मामला दर्ज है वो मामला बनता ही नहीं है, इसीलिए इस केस को वापस ले रहे हैं सरकार। जैसे ही ये अटॉर्नी जनरल के इस फैसले की खबर थाईलैंड की जनता को लगी, खासतौर पर बैंकॉक में रहने वाले लोगों को, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, 177 की स्पीड को 79 बनाया गया, कोर्ट में कभी वो पेश नहीं हुआ, उसके बाद अचानक देश छोड़कर भाग गया, फिर अचानक 2 गवाह आते हैं, वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं, और अब अटॉर्नी जनरल बाकायदा उसे बरी कर देते हैं और कहते हैं कि ये केस खत्म। लोगों ने कहा कि क्या हमारे देश में 2 तरह के जुडिशियल सिस्टम है, एक अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। इसके बाद ये मामला वहाँ के पार्लियामेंट में उठा। पार्लियामेंट में जब शोर शराबा हुआ तो फिर सरकार को भी दबाव में आना पड़ा, यहाँ तक कि इतनी बड़ी मुहिम चली कि पूरे थाईलैंड में रेड बुल को ही बहिष्कार करने की मांग उठने लगी, और इससे उस कंपनी को काफ़ी घाटा भी हुआ। तो जब मामला वहाँ के पार्लियामेंट में उठा तो गवर्नमेंट को भी दबाव में आकर एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल का जो फैसला है, जो चश्मदीदों ने 2 बयान दिया आकर, इन सारी चीज़ों की अब जांच होगी और फिर हम इस केस को दोबारा खोल रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ। इसके बाद एक जांच कमेटी का ऐलान कर दिया गया कि वो बॉस के इस एक्सीडेंट के केस की जांच करके अपनी पूरी रिपोर्ट देगी। जिस दिन जांच कमेटी बनी, ये बनी थी 29 जुलाई 2020 को। 30 जुलाई 2020 को उन 2 चश्मदीदों में से एक, जिसने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से एक्सीडेंट देखा है और वो 50-60 की स्पीड में था, बाइक वाले ने खुद टक्कर मारी। बाइक से गुजर रहा था और एक दूसरी बाइक से उसकी टक्कर होती है, दूसरा बाइक सवार बच जाता है, लेकिन ये जो 2 में से एक चश्मदीद था, इसकी मौत हो जाती है इंक्वायरी कमेटी के गठन होने के 24 घंटे के अंदर। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ये जो गवाह था, हमेशा इसके पास मोबाइल हुआ करता था। उस दिन का भी पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस किया तो सुबह इसके पास मोबाइल, एक्सीडेंट से पहले तक इसके पास मोबाइल, एक्सीडेंट के बाद मोबाइल गायब। वो मोबाइल नहीं मिला। फिर ये मामला उठा कि चूंकि इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है, ये 2 गवाह भी रडार पे हैं कि उन्होंने गवाही और अपने आप को चश्मदीद बताया, वो सारे अब सबूत बताएंगे, उस वक्त कैसे थे, कहाँ थे, उनके लोकेशन पता किए जाएंगे मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से। लेकिन इन सब की नौबत आती है उससे पहले ही 24 घंटे के अंदर अंदर जांच समिति बनने के बाद 2 में से एक गवाह की मौत हो जाती है सेम रोड एक्सीडेंट में। यहीं से शक फिर से उठता है कि ये पूरी एक साजिश है, गहरी साजिश है बॉस को बचाने की, और इसलिए चश्मदीद इंक्वायरी कमेटी के सामने अपना मुंह न खोल दे, शायद उसके मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब मामला फिर से यहां तूल पकड़ा, एक और शख्स की मौत हो गई। तो इसके बाद सरकार जो इंक्वायरी कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी ने फिर से उस फॉरेंसिक टीम से संपर्क किया जिसने पहली बार उस गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड के बारे में बताया था कि एक्सीडेंट के वक्त ये 177 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, और ये चूंकि पूरा जिस तरीके से हिट किया, एयरबैग खुला, जो फोर्स था हिट करने का, उन सारी चीज़ों को देखकर और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के साथ देखकर ये सारी चीज़ें पता की। दोबारा फॉरेंसिक टीम गठित की गई। उस फॉरेंसिक टीम ने दोबारा से जांच की, फिर उस गाड़ी और उसके सारी पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, और फिर एक बार रिपोर्ट दी कि एक्सीडेंट के वक्त ये गाड़ी 79 नहीं बल्कि 177 किलोमीटर की स्पीड में चल रही थी। इस फॉरेंसिक एविडेंस के आने के बाद अब यह साफ हो गया कि बॉस का बचना नामुमकिन है। सीसीटीवी फुटेज, बाकी चीज़ों को भी फिर खंगाला गया। कई सीसीटीवी फुटेज में वो कार कैप्चर भी है, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लग गया कि गाड़ी 177 की स्पीड में चल रही थी। इसके बाद फिर से बॉस की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने ड्रग्स एंगल से भी मामले की जांच करने के लिए जांच कमेटी ने कहा, तो पता चला कि जो उस वक्त टेस्ट हुआ था अल्कोहल का, ये भी पता चला कि उस दिन बॉस ने ड्रग्स भी लिया था, और बैंकॉक में हालांकि ड्रग्स को लेकर मौत की सजा है। लेकिन
ड्रग्स के इस खुलासे के बाद भी और दोबारा फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कि हाँ बॉस ही जिम्मेदार है, रेड बुल का मालिक जिम्मेदार है, 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति का वारिस जिम्मेदार है, थाईलैंड का दूसरा सबसे अमीर शख्स जिम्मेदार है, अपनी रिपोर्ट दे दी। ये रिपोर्ट अब कोर्ट में है, लेकिन अब आज अक्टूबर का महीना आ गया है, अभी तक बॉस का कोई सुराग नहीं मिला है। बॉस थाईलैंड में नहीं है, बॉस बैंकॉक में नहीं है, बॉस जो तब से भागा हुआ है अब भी भागा हुआ है, लेकिन वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस और बाकी लोगों का कहना है कि बॉस कहाँ है। रेड बुल के फैमिली का हर मेंबर जानता है, बल्कि ये भी है कि वो लोग उससे मिलने भी जाते हैं। लेकिन थाईलैंड की सरकार, थाईलैंड की पुलिस इतनी लाचार है कि वो अभी तक अपने ही एक पुलिस अफसर की मौत के जिम्मेदार शख्स को पकड़कर थाईलैंड नहीं ले पाई है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रेशर में हुआ। थाईलैंड की जनता, बैंकॉक की जनता अगर इस मुद्दे को ना उठाती, अपना विरोध दर्ज ना कराती, गुस्सा ना जताती, अमीर और गरीब के लिए कानून की बात ना करती, एक जैसा इंसाफ की बात ना करती, तो शायद यह अमीरज़ादा कब का आसानी से निकल जाता। लेकिन ऐसा लोगों ने होने नहीं दिया, और उसकी वजह सिर्फ एक थी, वो ये कि एक आम आदमी जब कोई गुनाह करता है तो उससे बड़ी आसानी से सज़ा मिलती है। कई बार वो बेगुनाह होते हुए भी सज़ा पा जाता है, लेकिन एक अमीर और ताकतवर शख्स जब कोई जुर्म करता है तो किस तरीके से पूरी लाओ लश्कर, पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार सब उसे बचाने में लग जाती है। यही इस रेड बुल के मालिक के साथ हो रहा था। लेकिन लोगों का प्रेशर और दबाव इतना था कि सरकार को भी झुकना पड़ा। वो अदालत जो अब तक सब्र दिखा रही थी, छूट दे रही थी, उसे भी झुकना पड़ा। अटॉर्नी जनरल तक ने जो क्लीन चिट दे के केस को क्लोज कर दिया, उनके फैसले को भी पलटा गया। पार्लियामेंट में गूंज सुनाई दी। पार्लियामेंट के फैसले के बाद दोबारा जांच हुई और फिर से वो मामला जो 79 की स्पीड थी वो 177 पे लौट गई, रफ्तार पे पुरानी। लेकिन कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि जब तक बॉस कानून के शिकंजे में नहीं आ जाए तब तक ये इंसाफ अधूरा है। तो अब इंतज़ार है। हालांकि थाईलैंड सरकार का कहना है कि बॉस को पकड़ने के लिए उसने इंटरपोल से मदद मांगी है, अपनी इंटेलिजेंस, अपने लोगों के जरिए उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। रेड बुल के बिजनेस को उस वक्त इससे काफ़ी धक्का भी लगा था, लेकिन कम से कम ये है कि अब सारी चीज़ें ये हो गई कि जिस दिन भी बॉस आएगा, पकड़ा जाएगा, कानून उसे ज़रूर सज़ा देगी। फिर उसकी दौलत, उसकी बाकी जो ताकत, वो अब किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये अब एक पुख्ता केस बन चुका है। ये कहानी जब मैंने स्टडी की, रिसर्च किया, पढ़ा, तो पता नहीं क्यों मैंने आज बीच में कई बार फिर मैं वही BMW पे भी चला गया था। पता नहीं, शायद मैंने आपको कहानी ये सुनाई है इसीलिए। चूँकि उस स्टोरी को कवर किया, मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी कि दिल्ली पुलिस कैसे कैसे कब कब क्या क्या बयान बदल देती है, कैसे गाड़ी को ट्रक बना दिया जाता है, कैसे चश्मदीद खड़े कर दिए जाते हैं, कैसे फर्जी गवाह को सामने लाया जाता है। ये सारी चीज़ें एक सच्चाई है हमारे यहाँ कि कानून को कैसे अंधा बनाने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी होती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की, यानी कि पुलिस की। अगर पुलिस ही अपने केस की तफ्तीश को ईमानदारी से नहीं करेगी तो फिर अदालत में इंसाफ कैसे होगा? क्योंकि अदालत अपने आप फैसला नहीं सुनाती है। अदालत जो है वो सबूतों को देखती है, अदालत गवाहों को देखती है, अदालत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखती है। लेकिन अदालत की मजबूरी ये है कि जो आपके सामने रखा जाएगा, जो गवाह पेश किए जाएंगे, जो सबूत रखे जाएंगे, वो काफ़ी कुछ मैटर करते हैं। और इसीलिए कई बार अदालत में गलत फैसले हो जाते हैं। इसलिए जिसका काम जांच करके अपनी रिपोर्ट अदालत तक पहुंचानी है और उस अदालत को उस रिपोर्ट के हिसाब से सज़ा सुनानी है, अगर जांच में ही घालमेल होगा, जांच ही बेईमानी और झूठे तरीके से होगा, तो फिर अदालत भी क्या करेगी? BMW इस केस का बेस्ट एग्जाम्पल था इंडिया का। मुझे लगता है कि यहाँ BMW था, थाईलैंड में वो फरारी ब्लैक कलर की। लेकिन दोनों ही जगह अमीरज़ादे शामिल, और दोनों ही जगह केस को दबाने की, आरोपियों को बचाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन यहाँ भी लोगों ने और मीडिया ने आवाज़ उठाई, वहाँ भी लोगों ने और मीडिया ने आवाज़ उठाई, तब जाकर कहीं इंसाफ मिला। तो ये सच है कि गरीबों के साथ इंसाफ हो ना हो किसी को फिक्र नहीं है। अमीरों के साथ अगर ज़रा से कोई तकलीफ़ हो जाए तो सारे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि थाईलैंड में पूरी वकीलों की बैटरी जो बेस्ट सारे थे वो सब खड़े हुए, सब लगा दिए गए थे। पुलिस भी वहाँ शामिल हो गई थी, मिली भगत थी, वरना 177 को 79 नहीं बनाते। अपने यहाँ भी यही हुआ था।
तो देश कोई भी हो, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है, करप्शन है, जहाँ अमीरी गरीबी का फ़र्क है, वहाँ हमेशा इंसाफ और कानून में भी फ़र्क साफ दिखाई देता है। तो ये कहानी हमें यही मैसेज देती है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि अपने इस चैनल पे रियल स्टोरी पे केवल और केवल आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही सुनने को मिलती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्च कीवर्ड के हिसाब से ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सर्चिंग और यह सबसे ज़्यादा सुनने वाली कहानियाँ होती हैं, मैं उनको ही छांट करके आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप यहाँ पे बने रहें, और अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल और केवल इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही सुनने को मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।